अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 16 का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो था पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू से आगे हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, पहले ही टॉपिक का सब टॉपिक है विच इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एवरेज का कॉन्सेप्ट माइंड में लाते हैं। तो आप लोगों ने बार बार ये पढ़ा हुआ है, हम किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे लेते हैं, जितनी भी टर्म्स हों उनको हम ऐड करते हैं और उनकी तादाद पे कर देते हैं डिवाइड। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर हम इसका एवरेज लें तो वो किस तरह से लिया जा सकता है, वो एवरेज हम कैसे लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरह होता है, कभी पॉजिटिव पीक की फॉर्म में, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव पीक ली और आगे ले ली एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पीक एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, दो पीक्स ली हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव पीक नेगेटिव को कैंसिल कर देगी, 0/2 क्या आएगा, 0। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट का सिंपली एवरेज लेते हैं वो तो आ जाता है 0। लेकिन हमने देखा है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, अगर तो ये 0 हो जाए एवरेज, फिर तो हमारे घर की कोई भी डिवाइस चलनी ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली होता कुछ इस तरह से है, जो हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करने के लिए डिफरेंट सर्किट्स लगे होते हैं, उनके अंदर हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, P=I²R। इन जो हमारे घर की अप्लाइंसेस को पावर मिल रही होती है वो इस फार्मूला के थ्रू मिलती है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 13 में ड्राइव किया था। टॉपिक था 13.7 इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। तो बेसिकली ये जो आई का स्क्वायर है, ये नेगेटिव पीक को भी बना देता है पॉजिटिव। तो यही वजह है एक सर्किट के अंदर, जिस तरह से ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसके साथ हमने वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, सीरीज़ में एक एम मीटर है। ये हम बड़े अच्छे से जान चुके हैं चैप्टर 14 में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं और एम मीटर को सीरीज़ में क्यों लगाते हैं। इसके साथ एक रजिस्टर मीन्स एक बल्ब लगा दिया, चाहे पॉजिटिव पीक आए चाहे नेगेटिव आए, बल्ब ऑन रहता है। तो इसकी वजह क्या है, ये आई का स्केयर होने की वजह से जो नेगेटिव वाली पीक होती है वो उसका भी पॉजिटिव हमें आंसर मिल जाता है। तो हमारे घर में लगी हुई डिवाइसेस हर लम्हे ऑन रहती हैं। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि हम सिंपल एवरेज तो लें, वो तो आंसर दे देता है 0। तो फिर इसका हम किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं, जो कि आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो एवरेज है ये उसका अल्टरनेटिव प्रोसेस है। तो अब ये हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे लेनी है उससे सीखते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए वोल्टेज दो ही होंगे, पहले ज़ीरो बाद में मैक्सिमम। तो पहले हम ज़ीरो का स्क्वायर कर देंगे, फिर मैक्सिमम वोल्टेज को हम V0 कहते हैं, उनका स्क्वायर करेंगे। तो ये ले लिया स्क्वायर। उसके बाद हमने लेना है इनका मीन्स इनका एवरेज। तो दोनों वोल्टेज को ऐड किया, उनकी तादाद पे कर दिया डिवाइड। तीसरा स्टेप में इसमें क्या आता है, रूट मीन्स अगर हम स्क्वायर अकेला ले लेते हैं ना, तो वो तो वोल्टेज की बहुत लार्जर वैल्यू देगा। हमने एक दरमियानी सी एवरेज वैल्यू अपने अप्लाइंसेस को देनी होती है, तो जिसलिए हम इसका रूट भी ले लेते हैं। 0 को V0 स्क्वायर में ऐड करेंगे, V0 स्क्वायर ही आएगा। तो जब हम इसका रूट लेंगे, V0 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा और डिनोमिनेटर में जो 2 है उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये वोल्टेज की RMS वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है। इसी तरह अगर करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो
आई की फॉर्म में आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर ओवर 2 का स्केयर रूट। तो नेक्स्ट देखें इस ग्राफ में ये जो छोटी पीक्स बनी हुई हैं ये लीनियर वैल्यू के लिए हैं, मीन्स जब स्केयर नहीं होता। तो जब हम स्केयर लेते हैं वो पीक वैल्यू और बड़ी हो जाती है। और इससे पहले का कॉन्सेप्ट ये है, जब हम किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स को लगाते हैं तो वोल्टेज ज़ीरो से उसी इंस्टेंट में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पहुंच जाता, पहले वो 0 से 0.1 0.2 इस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। तो आप लोगों ने बड़ी दफ़ा ये सीखा हुआ है, जब हम 1 से छोटी वैल्यूज़ का स्केयर लेते हैं वो और छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए जब वो वोल्टेज अपनी 0 से 0.9 वैल्यू तक होगा तो उसका स्केयर और छोटा आएगा। इसलिए ये जो स्केयर वाली पीक है 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए स्मॉलर आ रही है, लेकिन जैसे ही वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होती है तो ये पीक भी लार्जर हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वैल्यू फिर 1 से कम होती है फिर उसकी पीक छोटी आ जाती है। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आता है, नेगेटिव पीक क्योंकि स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाती है तो इसलिए ये भी अपवर्ड ही आएगी मीन पोजीशन से ऊपर। इसी तरह फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। मीन्स के वैल्यू में क्या होता है, जो नेगेटिव साइकिल होता है वो भी पॉजिटिव बन जाता है और हमें कंटिन्यूसली सर्किट के अंदर डिवाइसेस चलती हुई नज़र आती हैं, वो ऑन रहती हैं। इसका अगला सब टॉपिक है फेज ऑफ एसी। तो चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का उसका टॉपिक 7.3 में हमने फेज़ पढ़ा था। फेज़ बेसिकली क्या होता है, एक एंगल होता है थीटा जो कि हमें किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे फेज़ ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, एंगल थीटा हमें करंट की या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बताएगा। इट इज़ एन एंगल theta is equal to omega t which specifies the instantaneous value of current or voltage। तो एंगल थीटा क्या स्पेसिफाई करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए अगर हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फार्मूला लेना है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और इसी तरह करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम करंट है और आई इंस्टेंटेनियस करंट है। इसी तरह यहाँ पे वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज। पहले टॉपिक का अगला सब टॉपिक है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। तो लैग का मतलब क्या होता है, टू लेफ्ट बिहाइंड, किसी चीज़ का पीछे रह जाना लैग कहलाता है। और लीड का मतलब क्या होता है, टू मूव फॉरवर्ड, किसी का आगे आगे चलना। तो ये जो फेज़ लैग और फेज़ लीड का कॉन्सेप्ट है इसको हम वोल्टेज और करंट की फॉर्म के लिए समझते हैं। यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनी हुई है फर्स्ट वाली, जो कि यहाँ मेन पोजीशन से पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रही है, और एक दूसरी है जो कि 270 के एंगल से स्टार्ट ले रही है। तो अब हम देखते हैं इनमें कौन सी लीड कर रही है कौन सी लैग कर रही है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ये एक सर्कुलर ट्रैक हो और क्या कहा जाए, दो पर्सन्स हैं, उनके कोई भी नाम हो सकते हैं। तो उनको कहा गया कि आपने पोजीशन ए से चलना है और एक कंप्लीट चक्कर करना है। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जो हेल्दी पर्सन है ये अभी यहाँ पॉइंट ए से मूव करके बी से सी से डी तक ही आए थे, मीन्स 270 डिग्री का एंगल कवर किया था। लेकिन ये वाले जो मिस्टर थे विच इज़ स्मार्ट पर्सन, ये अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर चुके थे। तो फिर कौन लीड कर रहा होगा, जो अपनी पोजीशन को मीन्स अपनी एक रोटेशन को मुकम्मल कर चुका होगा। तो यहाँ पे फिर ये जो हेल्दी पर्सन है ये लैग कर रहे हैं, मीन्स ये पीछे रह गए हैं, और ये वाले जो पर्सन है विच इज़ स्मार्ट पर्सन वो लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे, इसी तरह ये जो फर्स्ट वेव फॉर्म है
ये अपना एक चक्कर मुकम्मल कर चुकी है और दूसरा चक्कर स्टार्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन ये जो सेकंड वेव फॉर्म है ये अभी अपना पहला ही चक्कर मुकम्मल कर रही है और 270 के एंगल पे है। तो पहली क्योंकि वेव फॉर्म एक अपना चक्कर मुकम्मल कर चुकी है, एक मुकम्मल रोटेशन 2 पाई के बराबर होती है। 2 पाई में से 3 पाई ओवर 2 मीन्स 270 डिग्री एंगल माइनस करें तो ये आता है पाई ओवर 2। वेव 1 लीड्स बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री आर पाई ओवर 2, जबकि वेव 2 जो है लैग्स बाय द फेज ऑफ 90 आर पाई ओवर 2। तो ये था कॉन्सेप्ट फेज़, लैग और लीड का। इसी की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेव फॉर्म है ये अभी स्टार्ट पे है और सेकंड 90 पे है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ही है। 2 पर्सन खड़े हों एक पोजीशन पे, उनसे कहा जाए आपने क्या करना है, एक चक्कर मुकम्मल करना है। अभी कहा जाए पर्सन एक वो 90 के एंगल पे पहुंच भी जाए, मीन्स एक सर्कल का चौथा हिस्सा कवर भी कर ले, और दूसरा शख्स सोच रहा हो मैंने अभी भागना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। जो फर्स्ट वेव फॉर्म है वो अपनी मीन पोजीशन पे अभी, लेकिन जो सेकंड वेव फॉर्म है वो 90 के एंगल पे पहुँच गई है। तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंस निकालें 90 में से 0 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो यहाँ पे फिर क्या है, ये जो सेकंड वेव फॉर्म है ये लीड कर रही है बाय द फेज ऑफ पाई ओवर 2 आर 90 डिग्री, जबकि जो फर्स्ट वेव फॉर्म है वो लैग कर रही है, मींस वो अभी पीछे है बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट इसी पहले टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक, बेसिकली इस टॉपिक के सब टॉपिक ही बहुत ज़्यादा दिए हुए थे। वो क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ है, लेकिन हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। तो इनका रिलेशनशिप आपस में बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप देखने के लिए हम वोल्टेज और करंट को कंसीडर करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले फिर पॉइंट क्या होगा, और ये तीनों पॉइंट शॉर्ट आंसर के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। इट्स लेंथ ऑन अ सर्टन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक आर एम एस वैल्यू। मीन्स जो हम स्केल के ऊपर वैल्यू लेंगे वोल्टेज की या करंट की, वो या तो पीक वैल्यू होगी या आर एम एस वैल्यू होगी। इट इज़ इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन एट द इंस्टेंट when alternating quantity is zero and increasing positively। मीन्स ये क्वांटिटी या वोल्टेज ये ज़ीरो पोजीशन पे मौजूद है, ये ज़ीरो से इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो वैल्यू ज़ीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज़ होगी उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है, और जबकि जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of a rotating vector is the same as the angular velocity of the alternating quantities। जिस तरह से हम alternating quantities के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सेम यहाँ पे भी जो हम alternating quantities लेंगे मीन्स वोल्टेज और करंट, उनके लिए भी सेम वही डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी के लिए।